हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन। डिकैल्सिफिकेशन में आपका आयन एक्सचेंज रेजिन का क्या रोल है, ये हम आज पढ़ेंगे। डिकैल्सिफिकेशन हम किस टाइप से आपका आयन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैंने आपको कल डिकैल्सिफिकेशन और बोन मैरो बायोप्सी तक बता दिया था कि आपको किस टाइप से बोन मैरो के जो आप डिकैल्सिफिकेशन करते हो या फिर कोई भी हार्ड टिश्यू होता है उसको हम किस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप से आपका डिकैल्सिफाई करते हैं। आज देखिए आयन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू हम किस टाइप से डिकैल्सिफाई करते हैं किसी भी बोनी टिश्यू को। Ion exchange reagent in decalcifying fluid are used to remove calcium ion from the fluid, therefore ensuring a rapid rate of solubility of calcium from tissue and a reduction in time of decalcification. The resin, an ammoniated salt of sulfonated resin along with various concentration of formic acid are used. देखिए मैं आपको बेसिक फॉर्म में अब समझा देता हूँ कि आपका आयन एक्सचेंज रीजन करता क्या है। देखिए आपके आयन एक्सचेंज रीजन में क्या होता है, ये आयन को एक्सचेंज करता है किसके साथ, टिश्यू के साथ। ये कुछ आयन टिश्यू को क्या करता है, प्रोवाइड करता है और वहाँ से कैल्शियम आयन को क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो आपका जो टिश्यू का कैल्शियम होता है वो सारा का सारा क्या होता है, जो आयन एक्सचेंज रीजन होता है उसके साथ अटैच हो जाता है और यहाँ से कुछ आयन्स आपके क्या हो जाते हैं, टिश्यू पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, टिश्यू को खुद ब खुद क्या कर देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन जो कैल्शियम होता है उसको ये पहले ही क्या कर देता है, रिमूव कर देता है बोन से। जो बोने टिश्यू होगा आपका उससे क्या कर देगा, आपका रिमूव कर देगा। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका जो कैल्शियम आयन होते हैं उनको विड्रॉ करता है आपका टिश्यू से, बोनी टिश्यू से। तो इसमें देखिए आपका अमोनिएटेड होता है, अमोनिएटेड का मतलब NH3 इसके अंदर होगा, अमोनिएटेड सॉल्ट। सल्फोनेटेड यानी कि सल्फ़र की क्वांटिटी होगी और तब जाके आपका ये मिक्सचर बनता है। उसके बाद साथ में इसमें फॉर्मिक एसिड भी आपका यूज़ होता है जब ये जो आपका आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। अब देखिए द रेजिन इन लेयर्ड ऑन द बॉटम ऑफ अ कंटेनर टू अ डेप्थ ऑफ ½ इंच, द स्पेसिमेन इज अलाउड टू रेस्ट इट। अब देखिए जिस कंटेनर में आपके रेजिन डालोगी उसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी आपकी, ½ इंच, यानी कि आधा इंच आपने क्या करना है, उसको भरना है उसके अंदर। उसके बाद उसमें आपको टिश्यू को छोड़ देना है। आफ्टर यूज द रेजिन मे बी रिजेनरेटेड बाय वॉशिंग ट्वाइस with dilute and by 10 HCl followed by their washes in distilled water. Use of ion exchange resin has advantage of। देखिए आप क्या करोगे, जब टिश्यू होगा उसको क्या करोगे, जब वहाँ से निकाल लोगी, जब आपका डिकल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आप वापस निकालोगे और उसको धो दोगे, यानी कि वॉश करोगे डिस्टिल वाटर से। अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके आयन एक्सचेंज रेजिन के। तो सबसे पहले फास्टर डिकैल्सिफिकेशन बहुत फास्ट देते हैं, क्योंकि जो आपका इसमें डिकल्सिफायर फ्लूइड यूज़ होता है या रेजिन यूज़ होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। यानी कि जो एसिड होंगे इसके अंदर, जो आपका आयन एक्सचेंज होता है, अमोनिएटेड जो आपका फॉर्मिक एसिड होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, डाइल्यूट कम करते हैं इनको, यानी कि बहुत ही इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो डिकल्सिफिकेशन होता है आयन एक्सचेंज रीजन में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट था आपका फास्टर डिकल्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपका टिश्यू प्रिजर्वेशन, टिश्यू को किसी भी टाइप का अफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका कैल्शियम क्या होगा, उससे रिमूव होगा। ये इसलिए क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ वो कैल्शियम आयन को ही विड्रॉ करता है, आपके टिश्यू की किसी अनदर पार्ट को कोई अफेक्ट नहीं करता है। ये चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि टिश्यू को क्यों अफेक्ट नहीं करता है। टिश्यू में क्या है, जो कैल्शियम आयन सिर्फ उसको विड्रॉ करेगा, अनदर किसी भी पार्ट के जो टिश्यू के कंपोनेंट है उन पर अफेक्ट नहीं करते। अगला सेलुलर डिटेल बेटर प्रिजर्व, जो सेलुलर डिटेल है यानी कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर या फिर सेल की जो एनाटॉमी है
उन पे किसी टाइप का इफेक्ट नहीं डालेगा, तो जो आपका उनकी इन्फॉर्मेशन हो क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, उन पे किसी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आयन एक्सचेंज रीजन का भी यहाँ पे बहुत क्या है, आपका बहुत अच्छे एडवांटेजेस है। उसके बाद आपका अगला स्टार्ट होता है कीलेटिंग एजेंट या फिर चिलेटिंग एजेंट, जो भी आप पढ़ना चाहो, ठीक है। केमिस्ट्री में दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, कोई कीलेटिंग एजेंट बोलता है, कोई चिलेटिंग बोलता है। जो आप यूज़ करना चाहिए आप उस यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका कीलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, कीलेट्स फॉर्म करते हैं। कीलेट्स फॉर्म करने का मतलब क्लस्टर टाइप, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और क्लस्टर बना देते हैं। इस टाइप का आपका इनका नेचर होता है कीलेटिंग एजेंट्स का। कीलेटिंग एजेंट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द पावर ऑफ बाइंडिंग सर्टेन मेटल्स। देख लीजिए, बाइंडिंग यानी कि क्लस्टर, यानी कि एक दूसरे को आपस में जोड़ देते हैं और क्लस्टर बना देते हैं। क्लस्टर यानी कि जुड़ाव, एक दूसरे से जुड़ाव कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाइंडिंग मेटल को बाइंड करने का इनकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखिए इसमें इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटा एसिटिक एसिड, सॉरी, ठीक है, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसको EDTA बोलते हैं आपका, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि EDTA, आई होप आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था EDTA के थ्रू भी क्या होता है, आपका डिकैल्सिफिकेशन होता है। तो EDTA यहीं पे आपका यूज़ होगा। देख लीजिए आपका EDTA डाई सोडियम सॉल्ट कॉल्ड वर्सनेट, डाई सोडियम सॉल्ट जो होते हैं आपके उसको वर्सनेट बोलते हैं आपका, हैज़ द पावर ऑफ कंप्यूटरिंग मेटेलिक कैप्चरिंग मेटेलिक आयंस। ठीक है, आपका क्या करता है, मेटेलिक आयन को कैप्चर करता है। कौन, डाई सोडियम सॉल्ट। डाई सोडियम सॉल्ट याद रखिएगा, डाई सोडियम सॉल्ट, वर्सनेट भी बोलते हैं इसको, डाई सोडियम वर्सनेट बोलते हैं इसको। वैसे टोटल जो पूरा नाम होता है इसका डाई सोडियम वर्सनेट। इसके पास क्या होती है, मेटल आयन को क्या करने का ये पावर होती है, क्या होती है, आपका कंजप्शन की पावर होती है, कैप्चर करने की पावर होता है। तो कैल्शियम भी आपका क्या होता है, आपका एक मेटल के अंदर आता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है उसकी। तो अब देखिए इसमें, दिस इज स्लो प्रोसेस बट हैज़ लिटिल और नो अफेक्ट ऑन अदर टिश्यू एलिमेंट। सम एंजाइम्स आर स्टिल एक्टिव आफ्टर EDTA डिकैल्सिफिकेशन। वर्सनेट 10 ग्राम लोगे आप। उसके बाद आपका डिस्टिल वाटर आपका, जिसका pH कितना होगा 5.5 to 6.5 और 100 ml लोगे। टाइम जो आपका 7 दिन से 21 दिन, बहुत ही स्लो आपका क्या करता है, डिकैल्सिफिकेशन करता है। बट आपका क्या होता है, जो आपका जो टिश्यू होता है वो बहुत ही प्रिजर्व रहता है। कीलेटिंग एजेंट का एक ही बेनिफिट होता है कि जो आपका टिश्यू का उसको किसी टाइप का नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है, वो बिल्कुल आपका क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। क्योंकि इसके अंदर इतनी पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होती है कि ये टिश्यू को अफेक्ट करे। कैल्शियम को भी बहुत स्लोली क्या करता है, वहाँ से अलग करता है, यानी कि उससे रिमूव करता है। तो ये था कीलेटिंग एजेंट। आई होप समझ में आया होगा। इसमें आपका यूज़ क्या करना है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपका। इसमें आपको EDTA यूज़ करना है, इथाइल डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और डाई सोडियम सॉल्ट कॉल्ड वर्सनेट, इसको वर्सनेट बोलते हैं, जो आपका डाई सोडियम सॉल्ट होता है। उसके बाद देखिए आपको इनको क्या करना है, आपको वर्सनेट और आपका डिस्टिल वाटर को मिक्स करना है, और उसमें आपको क्या करना है, आपको इसको डाल देना है, और आपका जो फ्लूइड बनेगा उसमें आपको क्या करना है, अपने टिश्यू को डाल देना है। ये क्या करेगा, आपका जितने भी आपका कैल्शियम आए उसको क्या करेगा, वहाँ से अलग करने की कोशिश करता है। ये भी एक हिसाब से आपका क्या होता है, आयन एक्सचेंज करता है, यानी कि एक्सचेंज यानी कि आपका जो कैल्शियम वहाँ से उसको विड्रॉ करता है। और सेम आपका किसकी तरह है, आपका आयन एक्सचेंज रीजन। लेकिन आयन एक्सचेंज रीजन में हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो इसमें एसिड का यूज़ हो जाने की वजह से क्या होता है, ये काफ़ी स्पीड देता है। लेकिन EDTA की जो पावर होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है, या फिर डाइसोडियम सॉल्ट या वर्सनेट की जो पावर होती है वो कम होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्या होता है आपके, कि इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या करते हैं आपके, इनमें जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, टिश्यू को जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे टिश्यू पे क्या है, पॉजिटिव आयन है। कैल्शियम के आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, मूव करते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, या कैथोड भी बोलते हैं उसको, कैथोड की तरफ क्या करते हैं आपका मूवमेंट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे कैल्शियम होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगा, मूव करते हैं, जिसके सारे के सारे जो कैल्शियम आयन होते हैं आपके टिश्यू के, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं, और जो आपका टिश्यू होता है वो बहुत ही जल्द, बहुत ही स्पीड में क्या हो जाता है आपका, कंप्लीटली डिकैल्सिफाई हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मोस्ट ऑफ जगह यूज़ होता है फॉर द रैपिड एग्जामिनेशन। अगर आपको बोनी टिश्यू का रैपिड एग्जामिनेशन करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें देख लीजिए डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। आई होप ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इसमें आप जैसे ही कैल्शियम डालोगे, सॉरी कैल्शियम नहीं, बोनी टिश्यू डालोगे, तो उसका जो भी कैल्शियम होगा वो सारा का सारा कैथोड पे चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कैल्शियम होता है पॉजिटिव और वो होता है नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को जब करंट फ्लो होता है किसमें, इलेक्ट्रोड्स में। तो वो सारा आयन जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और जो टिश्यू होगा वो डिकैल्सिफाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, HCl concentrated 80 ml, फॉर्मिक एसिड 90%, 100 ml एंड डिस्टिल वाटर। डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन देख लीजिए आपका कि ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, हार्ड एसिड है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड की है इसमें रखा गया थी कि कंसनट्रेटेड लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है आपका पावरफुल होता है। फॉर्मिक एसिड भी 90% ले रखा है, यानी कि सिर्फ आपका 10 ml वाटर होगा उसमें, बाकी 90 ml क्या होगा आपका फॉर्मिक एसिड होगा। डिकैल्सिफाई विद इलेक्ट्रोलाइट apparatus with the above mentioned decalcifying fluid. This method has no added advantage over any other method. ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हार्ड बोनी टिश्यू के साथ किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और रैपिड अगर आपको ये क्या चाहिए उसके लिए, रैपिड ये चाहिए आपको, एग्जामिनेशन रैपिड करना है आपको, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, तब हम आपका डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ये डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं इसमें। HCl भी कंसनट्रेटेड है और फॉर्मिक एसिड भी 90% है, तो ये बहुत जल्दी डिकैल्सिफाई करता है। और हार्ड टिश्यू जो बहुत हार्ड होगा, बोनी होगा, बहुत ज़्यादा बोनी, उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए आपका याद रखिएगा डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन के बारे में आपसे कोई पूछता है तो ये याद रखिएगा कंटेंट क्या पढ़ते हैं आपके, और आपको इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका हार्ड टिश्यू के साथ यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जो हार्ड होते हैं। इसके बाद देखिए आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए जब हम क्या करते हैं डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में अपने टिश्यू डालते हैं, किसी भी डिकैल्सिफाइंग, अब मैं सारी जितनी भी मैंने अभी तक आपको फ्लूइड बताए उन सब के बारे में बता रहा हूँ। जब जब उनमें हम क्या करते हैं टिश्यू को डालते हैं, तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, एसिड घुस जाता है। एसिड क्या हो जाता है उसके अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो वॉशिंग से क्या होता है, कंप्लीटली क्लीन नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल यानी कि पीएच कहाँ ला देना है, 7 पे, 7 पे पीएच कैसे लाया जाता है। देखिए हमेशा मैंने आपको बताया एसिड है, तो एसिड को अगर न्यूट्रल करना है तो बेसिक डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं आपका एल्कली, एल्कली या फिर आपका बेसिक मीडियम। It has been said to following immersion in mineral acid, tissue should be decalcified or neutralized before washing by treatment with alkali. alkali के साथ क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे उसका जो एसिडिक करेक्टर होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और एल्कली करेक्टर एसिड की वजह से ख़त्म हो जाती है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है आपका टिश्यू का इन्वायरमेंट। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। दिस मे बी अफेक्टेड ट्रीटमेंट ओवरनाइट इन 5% लिथियम और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का नेचर कैसा होता है आपका, बेसिक होता है, तो ये आपका क्या होता है, बेसिक नेचर देगा वहाँ पे, और आपका या फिर 5% लिथियम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको ओवरनाइट एक रात के लिए उसको छोड़ देना है और आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा।
और जो उसमें थोड़ा बहुत एल्कली जो होता है, या फिर आपका जो बेसिक होता है, बेसिक जो आपके क्षार होते हैं वो थोड़ा बढ़ भी जाए तो वो वॉशिंग से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना, वॉशिंग करनी है उसको, वो रनिंग वाटर में छोड़ देना है, आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, वॉशिंग में थ्रू washing of the tissue before processing is essential to remove acid और alkali if neutralized has been carried out। अगर alkali का यूज़ किया है तो भी क्या हो जाता है आपका, ये भी रिमूव हो जाता है बाई वॉशिंग, विच वुड अदरवाइज इंटरफेयर विद स्टेनिंग। ठीक है, यानी किसी टाइप का क्या नहीं रहना चाहिए, एसिड नहीं रहना चाहिए, कोई डिकल्सिफाइंग सॉल्यूशन उसके अंदर नहीं रहना चाहिए टिश्यू के अंदर, ताकि क्या हो, स्टेनिंग में किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। कैसे पता करोगे आप कि कोई टिश्यू जो है वो डिकैल्सिफाई हो चुका है, कम्प्लीटली डिकैल्सिफाई हो चुका है? तो सबसे पहला मेथड है आपका फ्लैक्सिबिलिटी मेथड। देखिए, कोई भी हार्ड चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि वो सॉफ्ट हो जाए, तो आप उसे पता कैसे करोगे कि सॉफ्ट हो गई कि नहीं होगी, टच करके, ठीक है, या फिर उसको बेंड करके, वो मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है, क्योंकि अगर मुड़ेगा तो दैट मीन्स उसकी हार्डनेस ख़त्म हो चुकी है। तो फ्लैक्सिबिलिटी मेथड में क्या होता है आपका, नीडल या स्कैलपेल या फिर आपका स्पैचुला के थ्रू हम क्या करते हैं, बेंडिंग देखते हैं, बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर वो बेंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टिश्यू है वो डिकैल्सिफाई हो चुका है, यानी कि उसके अंदर का जो कैल्शियम है वो मोस्ट ऑफ क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। और इस केस में क्या होता है, जब हम इसको पता करते हैं बाई स्कैलपेल और स्पैचुला, जिसके थ्रू आप क्या, नीडल के थ्रू जो भी कर रहे हो, तो इसमें आपका जो क्या होता है, वो डैमेज होने का, टिश्यू का डैमेज होने का थोड़ा चांस भी होता है, क्योंकि आप उस पर टच करते हो, बेंड करने की कोशिश करते हो, तो उसका डिस्टॉर्शन होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है, इस मेथड का ड्रॉबैक है कि आप इस मेथड से अगर पता कर रहे हो कि आपका टिश्यू डिकैल्सिफाई हो चुका है या नहीं हो चुका है। उसके बाद सेकंड मेथड है आपका, बहुत ही अच्छा मेथड है और बेस्ट मेथड माना जाता है इसको, बट कॉस्टली है, एक्सरे मेथड। क्योंकि आपको एक्सरे जनरेट करने के लिए क्या मशीन लानी पड़ेगी आपको, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। बेस्ट मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग कंप्लीट डिकैल्सिफिकेशन बट वेरी कॉस्टली, टिश्यू फिक्स्ड इन मर्क्यूरी क्लोराइड containing fixative cannot be tested as they will be रेडियो ओपैक्यू। देखिए क्या हो जाता है आपका, जब किसी टिश्यू को हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड में डालते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ओपैक्यू हो जाता है, रेडियो के लिए ओपैक्यू हो जाता है, यानी कि उसको क्रॉस नहीं होने देगा, जो एक्सरे होंगी वो क्रॉस नहीं हो पाएंगी, ट्रांसमिटेंस क्या होगी आपकी वहाँ से घट जाएगी। अगर आप क्या देखोगे, अगर आपने एक फिक्स रेडिएशन यहाँ से डाली, तो क्या होगी, टिश्यू से टकरा के वापस आ जाएगी, ना कि टिश्यू को क्रॉस करके जाएगी, ओपैक्यू हो जाते हैं उसके लिए, तो हम उसको मर्क्यूरी क्लोराइड में रखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि अगर आपका कैल्शियम होगा वहाँ पे, तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम मर्क्यूरी क्लोराइड को उसको क्या नहीं करने देगा, एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, तो अब ओपैक्यू वो नहीं होगा। अगर ओपैक्यू हो गया दैट मीन्स डिकैल्सिफिकेशन इज कम्प्लीटेड, अगर ओपैक्यू नहीं हुआ दैट मीन्स डिकैल्सिफिकेशन इज रिमेन्स, यानी कि आपका डिकैल्सिफिकेशन भी बचा हुआ है, डिकैल्सिफिकेशन कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे पता करते हैं कि अगर तो आपकी एक्सरेज क्रॉस हो रही हैं दैट मीन्स आपका कैल्शियम अभी उस टिश्यू के अंदर बचा हुआ है। अगर आपका कैल्शियम नहीं बचा हुआ है तो आपका जो टिश्यू होगा वो ओपैक्यू हो जाएगा, किसके लिए, एक्सरे के लिए, किसमें, मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में, याद रखिएगा ये चीज़ भी। अब इसके बाद केमिकल मेथड सबसे सरल है आपका, और अच्छा भी है, ये भी आपका अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसमें क्या होता है, आप क्या होते हैं, आप चेक करते रहते हो टाइम बाय टाइम कि अभी आपका जो जब आप क्या टिश्यू को डालोगे तो जो आपका डिकैल्सिफायर है उसमें क्या हो, कैल्शियम की अमाउंट बढ़ती जाती है, क्योंकि वो टिश्यू से निकलता रहता है कैल्शियम, और आपका जो फ्लूइड है उसमें कैल्शियम की अमाउंट बढ़ती रहती है। तो एक लास्ट स्टेज आती है जिसके बाद कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन होती है फ्लूइड में वो बढ़ना बंद हो जाती है। तो यानी कि उसके बाद क्या हो गया, आपका जो फ्लूइड में कैल्शियम की जो अमाउंट थी वो बढ़ना बंद हो जाएगी, दैट मीन्स आपका जितना कैल्शियम आपका टिश्यू से निकलना था वो सारा क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो उससे भी हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि जितना आपका टिश्यू में था वो सारा क्या हो गया, आपके फ्लूइड में आ गया, डिकैल्सिफायर फ्लूइड में आ गया, और डिकैल्सिफायर फ्लूइड में आने की वजह से आपका क्या हो गया, अब उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। अगर सपोज़ क्या है 50 ग्राम किसी में कैल्शियम है,
किसी टिश्यू में 50 ग्राम कैल्शियम है, तो जब आप उस टिश्यू को डिकैल्सिफाइड सॉल्यूशन में डालोगे तो पहले क्या होगा, 2 ग्राम 3 ग्राम इस टाइप से वो बढ़ता जाएगा और लास्ट में 50 ग्राम तक आ जाएगा। एक 50 ग्राम की फिक्स पॉइंट पे आके वो बढ़ेगा नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसकी इंक्रीज़ नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका टिश्यू का जितना भी कैल्शियम था वो सारा फ्लूइड में आ चुका है। तो इस टाइप से आप केमिकल मेथड के थ्रू पता कर सकते हो। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ये मेथड दे रखा आपका प्रोसीजर। अब इसमें रह गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू। तो ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू, केराटिन एंड काइटिन आर softened by use of concentrated sulfuric acid and with that aid of heat, keratin is completely dissolved from the tissue section, but much tissue distortion will also occurs। देखिए हार्ट टिश्यू जैसे आपकी केराटिनाइज्ड, जैसे आपका नाखून है आपका या फिर आपके बाल हैं, इनको भी क्या किया जाता है, कभी कभी इनका भी टेस्ट किया जाता है। इन पे क्या होता है, कुछ टिश्यूज़ होते हैं आपके, खासकर हेयर पेपिली, जो हेयर आपका डूबा हुआ होता है, जो हर जड़ होती है बाल की, वहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं उसके साथ, यानी कि जो आपकी सेल्स होती है वहाँ पे अटैच होती है, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है। या फिर जैसे आपकी केराटिनाइज्ड बोन होती है, जैसे कान की हड्डियाँ हो गई, या फिर आपका जो मैंने बताया था आपको डायफ्राम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, केराटिनाइज्ड होते हैं। तो अगर हम कभी कभी इनका क्या करते हैं, इनके जो टिश्यूज़ होते हैं इनका एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे इनको जो हार्डनेस है इनकी, वो क्या उनको जब इसको सॉफ्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम तो होता नहीं है, क्योंकि केराटिन जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है, कैल्शियम और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो इसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये आपका ये फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या फिक्स करना है, स्पेसिमेन लेके फिक्स करना है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, मर्क्यूरी क्लोराइड, क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इथाइल अल्कोहल 95% एंड डिस्टिल वाटर, इसका एक सॉल्यूशन बनाना है और उसमें उसको डाल देना है। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, 2 दिन तक उसको रखने के बाद उसको वॉश करना है और डिहाइड्रेट करके क्लियर करना है, इम्प्रेगनेट करना है विद पैराफिन वैक्स, उसको हार्ड करोगे और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, स्टेन कर सकते हो भाई। उससे पहले आपको माइक्रोटोम में उसकी स्लाइस काटनी पड़ेगी और देन उसका एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। ये बहुत ही सरल था, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू, केराटिन या फिर काइटिन से रिलेटेड कोई भी आपका टिश्यू है, उसको क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए, स्पेसिमेन को फिक्स कीजिए, फिक्सेटिव में डालिए, फिक्स कीजिए, उसके बाद उसको कहाँ डालिए, आपका ये सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, ये आपका केराटिन को सॉफ्ट कर देता है, केराटिन को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। तो केराटिन और आपका जो काइटिन होता है उसको डिसॉल्व कर देगा आपका ये सॉल्यूशन। इसमें कंटेंट क्या क्या है ये याद रख लीजिए, मर्क्यूरी क्लोराइड, क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड इथाइल अल्कोहल 95% डिस्टिल वाटर। 2 दिन तक आप उसको इसमें रखना है। उसके बाद आपको वहाँ से निकाल के इसको वॉश करना है 3 घंटे तक रनिंग वाटर में। देन वाटर इसके अंदर चला जाएगा, देन डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, देन क्लियर करना पड़ेगा और लास्ट में इम्प्रेगनेट विद पैराफिन वैक्स, यानी कि उसको हार्डनिंग देनी पड़ेगी थोड़ी। तो ये आपका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए पेरिनीज फ्लूइड, पेरिनीज फ्लूइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है। इमर्जिंग हार्ट टिश्यू इन दिस सॉल्यूशन फॉर द 12 to 24 hours will make suctioning easier and excellent preparation of calcified arteries, thyroid and calcified gland is possible। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पेरिनीज फ्लूइड का क्या करते हैं, आपका आर्टरीज एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। लैंड्रम्स टेक्निक्स, it is very useful for the tissue which becomes hard at time of fixation. Following washing out of the fixation, tissue is immersed in 4% aqueous solution of phenol for 1 to 3 days। क्या हो जाता है, कभी कभी फिक्सेशन के बाद क्या होता है, टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आपका फिनॉल के अंदर डाल देते हैं। फिनॉल के अंदर डालने से भी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद वैक्स ब्लॉक है आपके, याद रखिएगा लैंड्रम स्टॉक टेक्निक्स पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है आपका, ये आपका क्या होता है, हार्ड हो जाता है टिश्यू एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन, फिक्सेशन के टाइम पे क्या हार्ड हो जाता है। फॉलोइंग वॉशिंग्स आउट ऑफ द फिक्सेशन, टिश्यू इज इमर्ज इन 4% एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन किसका, फिनॉल का, 4% एक्वा सॉल्यूशन फिनॉल का 1 से 3 दिन तक रखने पे क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो ये लैंड्रम्स टेक्निक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका
वैक्स ब्लॉक है, द ट्रीटमेंट ऑफ वैक्स एम्बेडेड ब्लॉक ऑफ हार्ट टिश्यू मे बी डन बाय सोकिंग इन सोप वाटर ओवरनाइट। ये आपका क्या है, ये आपका वॉशिंग्स का है, आपका वैक्स ब्लॉक का, जो आपका एम्बेडेड ब्लॉक होते हैं हार्ट टिश्यू में भी डन बाय सोकिंग इन सोप वाटर ओवरनाइट। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आपका क्या करते हैं, आपका सोप वाटर में इसको छोड़ देते हैं आपका ओवरनाइट, रात भर के लिए। तो ये वैक्स ब्लॉक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो मैंने आपको बताया, जैसे लैंड्रम टेक्निक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लैंड्रम टेक्निक क्यों करते हैं, फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू। पेरेनिस फ्लूइड का यूज़ भी क्यों करते हैं आपका, फॉर द सॉफ्टनिंग, कैल्शियम डिकैल्सिफाई करना है, सॉफ्ट करना है उसको। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू, जैसे केराटिनाइज्ड होते हैं, काइटिनाइज्ड होते हैं, इनको भी इस टाइप से आपने सॉफ्ट करना है। उसके बाद आपको मेथड्स बता दिए मैंने सारे, कि आपको किस टाइप से डिटर्मिनेशन करना है कि डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। 3 मेथड है आपके, इनको वैसे से पढ़ लीजिएगा। वॉशिंग्स क्यों करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, डिकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन, डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, और आपका रीजन आयन एक्सचेंज रीजन और कीलेटिंग एजेंट। इतना आप आज पढ़ लीजिएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।